Good morning, one and all. It's good afternoon. Today is 4th June 2021, and we'll be taking constructor with default arguments. Constructor with default arguments. Constructor जिसमें default arguments है. Default arguments मतलब अगर हम कुछ नहीं पास करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या वैल्यू ले लेगा, दैट इज डिफॉल्ट. दिस इज द मीनिंग ऑफ डिफॉल्ट. वी हैव ऑलरेडी सीन कि अगर हम कुछ वैल्यू नहीं पास कर रहे हैं आर्ग्यूमेंट्स में तो वो क्या अपने आप वैल्यू ले लेगा, दैट इज डिफॉल्ट वैल्यू. So here let's see, headers we have included. We have created a class named as data. Data नाम की हमने एक class create की है. We have created a variable that is num under the private part. Private में एक variable declare किया है that is num. Now in the public section we have declared a constructor. This constructor is being defined here. यहाँ पर num को declare किया हुआ है, declaration of variables. और ये data जो है ये what is data? Data is a special type of function whose name is same as the name of the class. It means it is a constructor. Now this constructor is taking one integer argument. क्या ले रहा है यहाँ पर, एक integer argument ले रहा है, is equal to 10 किया. और यहाँ पर कोई भी constructor नहीं है यहाँ पर जिसमें empty bracket है, default constructor नहीं है यहाँ पे, ये default argument है. ये मैं जो बात कर रही हूँ वो default argument है. यहाँ पर इस टाइप का कोई भी constructor लिखा नहीं है, default constructor लिखा नहीं है, मतलब empty bracket वाला, और इसके अंदर कुछ डेफिनेशन नहीं लिखी हुई है. तो हमने कौन सा कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्टर विद वन आर्ग्यूमेंट, इंटीजर आर्ग्यूमेंट, एंड दैट कंस्ट्रक्टर टेक्स वैल्यू एज 10. दिस इज अ डिफॉल्ट वैल्यू. अगर हम इस कंस्ट्रक्टर में कोई वैल्यू पास नहीं करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली 10 वैल्यू ले लेगा. दैट इज डिफॉल्ट वैल्यू. डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट हुआ कंस्ट्रक्टर. एक कंस्ट्रक्टर में डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट हम पास कर रहे हैं तो n इक्वल टू 10, मतलब कि जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा उस समय अगर मैंने कुछ वैल्यू पास नहीं की तो ये ऑटोमेटिकली 10 लेगा, और अगर कोई वैल्यू पास की तो वो वैल्यू लेगा. तो जो भी वैल्यू हमने यहाँ पर n की पास की है, यहाँ पर ये n में वो वैल्यू चली जाएगी, नम में वो वेरिएबल चल जाएगा, एंड विल ट्राई टू प्रिंट दैट वैल्यू डिस्प्ले फंक्शन के थ्रू. तो नाउ हियर this display function is also been declared in a public part, and we are printing the data member that is num through this display function. ये क्लास क्लोज हो गई सेमीकोलन से. So we have created a class called as data. एक मेंबर डेटा मेंबर है that is num. पब्लिक पार्ट में एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया which takes one argument. अगर ये आर्ग्यूमेंट हम पास करेंगे तो जो हम वैल्यू पास करेंगे वो लेगा, और अगर हमने कोई वैल्यू पास नहीं की तो ये 10 ले लेगा ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट. तो यहाँ पर हमने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया d, और d कंस्ट्रक्टर में मैंने यहाँ पर कोई भी वैल्यू पास नहीं की. Suppose if I am not passing any value over here, if it is empty, then if there is no value over here, if it is empty, then the object is being created. Data class है, d object हो गया, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया. जैसे ही इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है यहाँ पे तो ये कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा. अब ये कंस्ट्रक्टर जो है इसको मैच नहीं कर रहा, हम बोलेंगे यहाँ कंस्ट्रक्टर में कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है जबकि इसमें एक इंटीजर आर्ग्यूमेंट है. तो यहाँ पर अगर मैंने कंस्ट्रक्टर जब कॉल हो रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे अपने आप कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, तो जब कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है तो उस समय हमने कोई भी वैल्यू पास नहीं की हुई है. जब हमने कोई भी वैल्यू पास नहीं की है तो ऑटोमेटिकली वो कौन सी वैल्यू ले लेगा, इट विल टेक वैल्यू एज 10. n की कौन सी वैल्यू ले लेगा, 10. तो n में यहाँ क्या वैल्यू चली जाएगी, 10. तो num में क्या वैल्यू चली जाएगी, 10. तो d डॉट डिस्प्ले जब फंक्शन कॉल होगा तो num में क्या वैल्यू प्रिंट आएगी, 10 वैल्यू प्रिंट आएगी. ओके, अगेन आई रिपीट दैट वी हैव क्रिएटेड अ क्लास कॉल्ड एज data. in private part we have created a variable called as num. num वेरिएबल की कोई भी इनिशियल वैल्यू नहीं है. अब यहाँ पर डेटा नाम का एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है. डेटा का नाम कंस्ट्रक्टर क्यों क्रिएट किया, क्योंकि क्लास का नाम भी डेटा है. अब ये कंस्ट्रक्टर ऐसा कंस्ट्रक्टर है जो एक इंटीजर आर्ग्यूमेंट ले रहा है. अब इस आर्ग्यूमेंट में हमने एक वैल्यू पास की है नम n जो एज अ पैरामीटर ये कंस्ट्रक्टर ले रहा है. n इक्वल टू 10 लिखा है. n इक्वल टू 10 लिखा है मतलब डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ n वेरिएबल विल बी 10. डिफॉल्ट वैल्यू, अगर कोई वैल्यू पास नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली 10 ले लेगा. तो जो भी वैल्यू यहाँ पर n की है 10, तो ये 10 वैल्यू यहाँ पर चली जाएगी. अगर हमने कुछ वैल्यू पास की तो वो वाली वैल्यू ले लेगा, वो ओवरराइड हो जाएगी. ओवरराइड मींस जो वैल्यू पास करेंगे वो ले लेगा, और अगर कोई वैल्यू पास नहीं की तो ऑटोमेटिकली वो क्या ले लेगा, 10. n की वैल्यू 10 आ जाएगी या n की वैल्यू 10 आ जाएगी, नम में 10 आ जाएगा.
ये फंक्शन है डिस्प्ले फंक्शन विच टेक्स नो आर्ग्यूमेंट रिटर्न नो वैल्यू। अब यहाँ पर हम लोग सी आउट मैसेज प्रिंट कर रहे हैं, नम कांस्टेंट स्ट्रिंग प्रिंट होगा और यह नम वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट होगा, तो जो भी नम के अंदर वैल्यू होगी वो प्रिंट होगा। क्लास क्लोज हो गई, मेन बिगिन हुआ। डेटा, क्लास का नाम क्या है? डेटा, क्लास का नाम डेटा है। डी क्या है? डी इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। अब जब हमने डेटा डी किया तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। whenever the object of the class is created, a constructor is called automatically, implicitly the constructor is called। अब ये कंस्ट्रक्टर कौन सा कॉल होगा? अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जिसके अंदर कोई भी आर्गुमेंट नहीं है, पर यहाँ पर कोई भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखा नहीं है, डेटा एम्प्टी ब्रैकेट का। और हर क्लास में एक डिफॉल्ट, अगर हम लोग एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर यहाँ लिख रहे हैं तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखना कंपलसरी हो जाता है, बट इस केस में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा हुआ है। क्यों नहीं लिखा हुआ है? क्योंकि यही वाला कंस्ट्रक्टर जो है वो दो काम कर रहा है, या तो एक आर्गुमेंट ले रहा है या एक भी आर्गुमेंट नहीं ले रहा है, दोनों काम कर रहा है। जैसे यहाँ पर हमने डी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इस ऑब्जेक्ट के साथ में मैंने कोई पैरामीटर पास नहीं किया। अगर मैंने यहाँ कोई पैरामीटर पास नहीं किया, इसका मतलब है इसको ऑब्जेक्ट को वो वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करना चाहिए जिसमें कोई भी पैरामीटर नहीं है, पर ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर है ही नहीं। तो यहाँ पर ये क्या हुआ कि ये कंस्ट्रक्टर की कोई भी वैल्यू पास नहीं हुई, तो ये कंस्ट्रक्टर ढूंढेगा। जब ये ढूंढेगा तो उसको डेटा जो है ये कंस्ट्रक्टर दिखाई दिया। अब ये डेटा कंस्ट्रक्टर में एक इंटीजर आर्ग्यूमेंट लेता है, बट इसने कोई इंटीजर आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया। क्योंकि इसने कोई इंटीजर आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया और इसको एक इंटीजर आर्ग्यूमेंट लेना जरूरी है, तो यहाँ पर इसने डिफॉल्ट वैल्यू पास की हुई है, दैट इज 10। अगर ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे कोई भी वैल्यू पास नहीं करता है तो ऑटोमेटिकली ये डेटा जो कंस्ट्रक्टर है ये 10 ले लेगा। यहाँ डेटा जो क्लास है इसका ऑब्जेक्ट डी बनाया, इसमें कोई भी वैल्यू पास नहीं की ब्रैकेट में डालकर, तो ये ऑटोमेटिकली क्या वैल्यू ले लेगा? 10। और जो ये 10 वैल्यू ले ली तो n की वैल्यू 10 आ गई, num की वैल्यू 10 हो गई। इसके बाद अगर हम ये डिस्प्ले फंक्शन कॉल करेंगे तो डिस्प्ले फंक्शन में num की वैल्यू 10 प्रिंट करेगा। This is the meaning of default argument, constructor which takes default argument। ये कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट ले रहा है, और ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है इसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहा जाता है। इस कंस्ट्रक्टर को क्या कहा जाता है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अगर मैं ये ऐसा लिख रही हूँ और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रही हूँ, कंपाइल कर रही हूँ, तो देखो कैसे मैसेज आता है आपको। यहाँ आपको मैसेज आया कि कॉल टू ओवरलोडेड डेटा इज एम्बिगियस। क्या स्टेटमेंट लिखा है? कॉल ऑफ ओवरलोडेड डेटा इज एम्बिगियस, मतलब जब भी ये डी ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो ये कंस्ट्रक्टर चेक करेगा। तो ये इसको कौन सा कंस्ट्रक्टर मैच हुआ? ये वाला कंस्ट्रक्टर मैच हुआ। बट ये जो कंस्ट्रक्टर है ये दो का काम कर रहा है, कंस्ट्रक्टर विद नो आर्ग्यूमेंट एंड कंस्ट्रक्टर विद वन इंटीजर आर्ग्यूमेंट। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू को पास कर दिया है, डिफॉल्ट वैल्यू को। अगर ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो ये वैल्यू सप्लाई नहीं कर रहा तो ऑटोमेटिकली ये 10 वैल्यू ले लेगा। जब ये 10 वैल्यू ले लेगा तो मतलब इसको भी मैच कर गया और इसको भी मैच कर गया, तो ये दोनों जो है इसके लिए एम्बिग्यूटी होगी, एम्बिगियस। मुझे कंफ्यूजन हो गया कि कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करना है। क्या बोल रहा है कंपाइलर? ओवरलोडेड डेटा इज एम्बिगियस मींस इट इज कंफ्यूज कि ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करना है कि क्यों ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर जो है इसकी डेफिनेशन को मैच कर रहा है और ये कंस्ट्रक्टर जो है वो ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट वैल्यू ले रहा है। अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ उसमें कोई वैल्यू पास नहीं की तो ये कंस्ट्रक्टर अपने आप 10 वैल्यू ले लेगा। मतलब ये दोनों कंस्ट्रक्टर का मीनिंग सेम हो गया, इसकी डेफिनेशन अलग होगी, इसकी डेफिनेशन अलग होगी, सिग्नेचर सेम हो गया इस केस में। तो यहाँ पर ये एम्बिग्यूटी आ गई, एम्बिगियस हो गया। तो जब भी हम इस तरह का डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का ये वाला कंस्ट्रक्टर लिख रहे हैं जिसमें नो आर्ग्यूमेंट का भी काम ये कर रहा है और वन आर्ग्यूमेंट का भी ये काम कर रहा है, तो हम ये वाला जो है नहीं लिख सकते डेफिनेशन। तो हमने ये डेफिनेशन नहीं लिखी हुई है। अब यहाँ पर मैंने सपोज दो इंटीजर आर्ग्यूमेंट पास कर दिए, सपोज इंट m और n कर दिया। अब यहाँ पर ये क्या होगा? यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट डिफॉल्ट है और एक आर्ग्यूमेंट जो है वो एक्सप्लिसिटली सप्लाई करना जरूरी है। तो अगर मैं अभी ये प्रोग्राम रन करूंगी तो ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। क्यों रन हो जाएगा? क्योंकि ये वाला जो कंपाइल करती हूँ मैं, ठीक है। अभी ये इस केस में क्या हुआ देखो, फिर से उसने ओवरलोडेड, कॉल ऑफ ओवरलोडेड डेटा इज एम्बिगियस, फिर से कॉल ऑफ ओवरलोडेड डेटा इज एम्बिगियस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फिर से उसको क्या हुआ, एक नो आर्ग्यूमेंट हो गया, एक वन आर्ग्यूमेंट आ गया। सो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट मिसिंग फॉर पैरामीटर 2 ऑफ डेटा इंट। तो यहाँ पर जब हम डेटा डी कॉल कर रहे हैं और डी डॉट डिस्प्ले कॉल कर रहे हैं तो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जिसमें कोई भी डेफिनेशन नहीं लिखी है। तो जब भी हम इस तरह से कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे, जब भी हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है इसको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ये मैंने कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं किया। अब यहाँ पर ये वाला कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है, ठीक है।
अब इसको कंपाइल करूंगी तो ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, क्योंकि इसने किस कंस्ट्रक्टर को ढूंढा, इसने इस कंस्ट्रक्टर को ढूंढा जो एक इंटीजर आर्गुमेंट ले रहा है। अगर मैं यहाँ कोई वैल्यू पास नहीं कर रही हूँ तो ऑटोमेटिकली 10 ले लेगा, यहाँ 10 ले लेगा, यहाँ नम की वैल्यू 10 आ जाएगी और रिजल्ट में 10 आ जाएगा। नाउ लेट्स सी द आउटपुट की रिजल्ट में 10 कैसे आ रहा है। The result is num equal to 10. Display function is being called and the result is now and num equal to 10. So automatically which value is being taken for the num variable? It is 10 because no value is being passed, so default value 10 is being taken for the constructor as. So यहाँ पर जब हमने D20 पास किया एज अ पैरामीटर तो ऑटोमेटिकली ये जो कंस्ट्रक्टर है ये कॉल हो जाएगा और ये कंस्ट्रक्टर विद इंटीजर आर्गुमेंट कॉल होगा और n इक्वल टू 10 जो डिफॉल्ट वैल्यू है इसको ओवरराइड कर देगा और नई वैल्यू दैट इज 20 विल बी रिटर्न ओवर हियर। n की 20 वैल्यू आ जाएगी, n की 20 वैल्यू आ जाएगी, नम में 20 आ जाएगी। जब d डॉट डिस्प्ले करेंगे तो यहाँ पर नम में 20 वैल्यू प्रिंट करेगा। सो दिस इज बीइंग ओवररिडन, 20 इज बीइंग ओवररिडन ऑन द डिफॉल्ट वैल्यू n इक्वल टू 10। तो 20 जो वैल्यू है ये इसके ऊपर ओवरराइट हो जाएगी, n की वैल्यू अब क्या हो गई 20 हो गई, 10 हटा देगा वो, यहाँ पर 20 ले लेगा, नम की वैल्यू 20 आ जाएगी और डी डॉट डिस्प्ले किया तो यहाँ पर 20 वैल्यू प्रिंट करेगा। तो जो 10 डिफॉल्ट वैल्यू थी उसको ओवरराइट कर दिया। मतलब मैं अगर पेन खरीदने के जा रही हूँ तो डिफॉल्ट में मुझे ब्लू पेन देगा, बट अगर मैंने एक्सप्लिसिटली बोला मुझे रेड पेन चाहिए तो वो रेड पेन देगा। तो यहाँ पर हमने एक्सप्लिसिटली 20 वैल्यू पास की तो एक्सप्लिसिट वैल्यू ले लेगा वो और ये एक्सप्लिसिट ले लेगा। तो ये डिफॉल्ट हमेशा रखा हुआ है सेफ गार्ड के लिए कि अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे पैरामीटर पास नहीं किया तो ये ऑटोमेटिकली 10 वैल्यू ले लेगा, अगर आपने पास किया है तो वो वाली वैल्यू लेगा। ओके, नाउ लेट्स कंपाइल द प्रोग्राम। कंपाइलेशन में कोई एरर नहीं है, प्रोग्राम कंपाइल हो गया। नाउ लेट्स सी द आउटपुट। आउटपुट देखते हैं। तो num equal to 20 value will be printed over here. So this is this in this case d object, when d object is created it takes no argument, so constructor with no argument will be called. So this constructor will be called which takes two default arguments. So two default arguments में यहाँ पर n equal to 10 है तो n की वैल्यू 10 पास हो जाएगा, m की 30 है तो m की वैल्यू 30 पास हो जाएगी और ये वैल्यू d डॉट डिस्प्ले फंक्शन में 10 और 30 वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, तो आउटपुट में क्या आएगा, num a equal to 10 and num b equal to 30. Now when you pass some value, say for example 11 and 12, so this time you are passing two values 11 and 12, तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर विद टू इंटीजर आर्ग्यूमेंट्स, तो ये ओवरराइड हो जाएगी, 10 की जगह 11 आ जाएगा, ये 30 की जगह 12 आ जाएगा। n की वैल्यू क्या आ जाएगी 11 एंड m की वैल्यू क्या आ जाएगी 12। तो जब प्रिंट करेगा तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी 11 और यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी 12। ओके, सो इन दिस केस वी आर ओवरराइडिंग द, so now in this case num a value will be 11 and num b value will be 12. Now in this case when I am creating the object and passing only one value, so the constructor with one argument will be called. So this constructor will behave as one argument, zero argument or two arguments. So automatically a 12 value will be overridden by this फर्स्ट पैरामीटर n इक्वल टू 10, तो n इक्वल टू 10 की जगह क्या आ जाएगा 12 वैल्यू आ जाएगी और m की 30 वैल्यू ले लेगा, ये डिफॉल्ट वैल्यू, n की वैल्यू यहाँ पर 12 ले लेगा, m की वैल्यू 30 डिफॉल्ट ले लेगा और जब डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पर 12 और 30 प्रिंट आएगा। सो दिस कंस्ट्रक्टर can be a constructor with no argument, one argument or two integer argument. For all these three, this single constructor will be invoked. Okay, now let's see the output also. See, num a equal to 12 and num b equal to 30. This value will be printed. We have created a variable num as static variable. This constructor with no argument is being created and we have initialized the static variable as 0. num equal to 0 इनिशियलाइज किया यहाँ पे, क्योंकि कंस्ट्रक्टर में ही इनिशियलाइजेशन पॉसिबल है, यहाँ पर आप इनिशियलाइजेशन नहीं कर सकते या फिर आपको यहाँ पर इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा। सो इंट डेटा कोलन कोलन नम, so this makes the variable as the static variable
नाउ वी हैव क्रिएटेड अ डिस्प्ले फंक्शन. डिस्प्ले फंक्शन में क्या है, d1 डॉट डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया. तो डिस्प्ले फंक्शन में num प्लस प्लस हो रहा है, तो पहले num की वैल्यू प्रिंट करेगा, फिर इंक्रीज बाय 1 करेगा. सो व्हाट विल बी द आउटपुट व्हिच इज एक्सपेक्टेड ओवर हियर? टेल मी द आउटपुट. So we have created a static variable, declared num as 0. This statement will be executed only once. ये statement सिर्फ once execute होगी. Executed only once, एक ही बार execute होगी. और फिर हमारे पास में जब हम ये ऑब्जेक्ट, इसका मैंने ये एक्सटर्नली num को डिफाइन कर दिया क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल है. d1 d2 ऑब्जेक्ट तक हम क्रिएट कर रहे हैं, तो d1 ऑब्जेक्ट के लिए कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा. जब ये कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा तो पहली बार सिर्फ num इक्वल टू 0 इनिशियलाइज हो जाएगा. जब d2 ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये इनिशियलाइजेशन नहीं होगा, सिर्फ एक ही बार होगा. मतलब वही num वेरिएबल इस्तेमाल होगा d2 के लिए भी. क्यों? क्योंकि हमने इसको स्टैटिक वेरिएबल बना दिए. जब हम वेरिएबल स्टैटिक बनाएंगे तो सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सेम ही नम वेरिएबल को एक्सेस करेंगे, तो सभी के लिए वही वैल्यू होगी. जब मैंने d1 डॉट डिस्प्ले कॉल किया तो d1 डॉट डिस्प्ले में हमने num की वैल्यू को प्रिंट कराया पहले, और फिर क्या बोला, num प्लस प्लस, मतलब num इज इक्वल टू num प्लस 1. पहले आप प्रिंट करो फर्स्ट सी आउट num एंड देन प्रिंट द वैल्यू ऑफ increase the value of num by 1, तो 0 value will be printed and then the object d2 is created. उस टाइम पे ये वाला जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ. num की वैल्यू, इसके पास नई वैल्यू आ गई 1, पहले उसने प्रिंट कर दिया, फिर नई वैल्यू num की आ गई 1, तो इस d2 के लिए नई वैल्यू 1 आ गई. फिर d2 डॉट डिस्प्ले फंक्शन जब कॉल किया तो num की वैल्यू क्या प्रिंट कर दिया, 1. ठीक है, सो we will get the output as 0 and 1 over here. If we create one more object comma d3, the output will be d3 dot display function जब कॉल होगा, so we will get output as 2 also. Okay, so operator overloading, new topic. We will begin with second unit. Second unit half complete हो गई है. Second next topic is operator overloading. Now let's see what is operator overloading. The mechanism of giving such special meaning to an operator is known as operator overloading. मतलब जो हमारे ऑपरेटर्स है उनका यूजुअल मीनिंग हम बदलते नहीं है, बट उसको एक स्पेशल मीनिंग देते हैं, उसको स्पेशली किसी चीज के लिए अप्लाई करते हैं जहां पर वो ऑलरेडी अप्लाई नहीं किया जा सकता. दैट इज द मीनिंग ऑफ ओवरलोडिंग इन ऑपरेटर. ओवरलोडिंग मीन्स व्हाट, रीराइटिंग द डेफिनेशन ऑफ द ऑपरेटर. जहां पर भी ओवरलोडिंग का मीनिंग आता है तो जो पहले की लिखी हुई है डेफिनेशन है उसको ओवरराइट करता है वो. सो रीराइटिंग द डेफिनेशन ऑफ द ऑपरेटर. कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं जिनकी हम डेफिनेशंस लिख सकते हैं, कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं जिनकी डेफिनेशंस नहीं लिख सकते, दैट वी विल सी. ऑपरेटर मतलब प्लस हुआ, माइनस हुआ, जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स रहते हैं उनको हम ओवरलोड करेंगे. Now it allows us to define the behavior of the operators when applied to objects of the class. तो ये हमको किस तरह से, जब हम इसको क्लास के ऑब्जेक्ट्स के साथ में डिफाइन करना चाहते हैं, क्लास के ऑब्जेक्ट्स के साथ में हम लोग ऑपरेटर्स, अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स एज इट इज यूज नहीं कर सकते, तो हम उसको यूज करना चाहते हैं तो हम इसको ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट यूज करके वी कैन इम्प्लीमेंट दैट कंसेप्ट फॉर द ऑब्जेक्ट्स. जैसे सपोज ये देखो, ये डायग्राम देखो, हमारे पास में C3 जो है ये एक ऑब्जेक्ट है, क्लास का मेंबर है, और ये C1 जो है ये भी एक ऑब्जेक्ट है क्लास का, ये C2 जो है ये भी क्लास का ऑब्जेक्ट है. ये तीनों C1, C2, C3 तीन ऑब्जेक्ट है. ठीक है, नाउ वी हैव सीन द कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट हमने पढ़ा था. कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होता है. कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे पहले मैं बताती हूँ. कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ नंबर विच कंसिस्ट ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट. तो अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर लिख रही हूँ 2 प्लस 3 आई को आगे भी लिख सकते हैं, पीछे भी लिख सकते हैं. इमेजिनरी पार्ट होता है और एक रियल पार्ट होता है. तो C1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3i, ये हमारा रियल पार्ट हो गया, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया. ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है. ये सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है. ये सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर जो है C2 इज इक्वल टू सपोज 1 प्लस 4i, ये सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया. अब इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को हमको ऐड करना है. जब मैं इसको ऐड करूंगी तो C3 शुड बी इक्वल टू, रियल को रियल से ऐड करना है, इमेजिनरी को इमेजिनरी में. यू हैव लर्न दिस इन द 12th स्टैंडर्ड. 2 प्लस 1 3,
प्लस 3+4 कितना हो गया 7, और यहाँ पर ये i इमेजिनरी पार्ट आ गया। ठीक है, तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ में ऐड किया, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ में ऐड किया, और हमारे पास में ये रिजल्ट आ गया। तो हम अर्थमेटिक में C1 + C2 ऐसा लिख नहीं सकते इज इक्वल टू C3। ये हम स्टेटमेंट अपने प्रोग्राम में तभी लिख सकते हैं अगर हमने इस प्लस की डेफिनेशन को हमने ओवरराइड किया है। इफ यू ओवरराइड द डेफिनेशन ऑफ दिस प्लस for the complex number, then only we can write the statement C3 is equal to C1 plus C2। अब इसमें हमने क्या किया है, ये जो हमारे पास में डेफिनेशन लिखी हुई है, हमने इस तरह से इसकी डेफिनेशन लिखी है, किसकी, कॉम्प्लेक्स नंबर की। किसके लिए ओवरलोड कर रहे हैं, प्लस ऑपरेटर के लिए। इसको लिखने का तरीका क्या है, क्लास का नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स। इस क्लास के नाम में हमने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं इंटीजर टाइप, एक रियल पार्ट, एक ये रियल पार्ट डिक्लेयर किया हुआ, दिस इज रियल पार्ट एंड दिस इज इमेजिनरी पार्ट। तो हमने दो वेरिएबल्स क्लास के अंदर डिक्लेयर किए, एक रियल एक इमेजिनरी। तो क्लास का नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स। तो ये जो ऑपरेटर हमने लिखा है, इसकी डेफिनेशन लिखी है, तो ये रिटर्न क्या वैल्यू कर रहा है, इट इज रिटर्निंग द कॉम्प्लेक्स, क्लास का टाइप रिटर्न कर रहा है। और ऑपरेटर कीवर्ड है ये, और हमने ये प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड किया। एज अ पैरामीटर क्या पास कर रहे हैं हम, कॉम्प्लेक्स। तो ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर हम पास कर रहे हैं इस फंक्शन में। हम ओवरलोड कर रहे हैं प्लस ऑपरेटर को, ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर पास कर रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट सी इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का ऑब्जेक्ट है सी। और कॉम्प्लेक्स क्या होता है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है। तो जब हम लोग जैसे नॉर्मल फंक्शन लिखते थे, डिस्प्ले, डिस्प्ले में कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा, वॉइड हो गया। अगर इंट, so we have created a function definition, function definition create कर रहे हैं। function definition लिखने का तरीका क्या रहता है, it is return type, पहले होता है return type, then function name, then bracket argument list, this is argument list। इस टाइप से हम इसकी फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, आर्गुमेंट लिस्ट। तो रिटर्न टाइप यहाँ क्या है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप दैट इज कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स इज द नेम ऑफ द क्लास। सो क्लास पूरी की पूरी रिटर्न कर रहा है। क्लास में क्या क्या है, एक रियल पार्ट डाला है, एक इमेजिनरी पार्ट दिया, तो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स जो है क्लास वो रिटर्न कर रहा है। तो रिटर्न टाइप क्या हो गया, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप दैट इज कॉम्प्लेक्स। नाउ ऑपरेटर कीवर्ड यूज किया, अब यहाँ फंक्शन का नाम क्या हो गया, प्लस। Plus is the overloaded operator which we are rewriting the definition of this plus, for which, for complex numbers, complex number को ऐड करने के लिए हमने इसकी डेफिनेशन लिखी है। उसका यूजुअल मीनिंग प्लस नहीं बदला है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर हम लोग जो है दो कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस कर रहे हैं तो यहाँ मीनिंग चेंज कर दिए, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको डेफिनेशन में प्लस बोला है तो प्लस ही लिखना है, तो इसका यूजुअल मीनिंग प्रिजर्व करके रखा है। ये ऑपरेटर कीवर्ड आपको लगाना जरूरी है, ये कीवर्ड है। तो हमने कैसा लिखा, रिटर्न टाइप कॉम्प्लेक्स हुआ, ऑपरेटर कीवर्ड हुआ, फंक्शन का नाम क्या हुआ, प्लस हुआ। तो प्लस हमने ऑपरेटर जो है उसको ओवरलोड किया। ऐसे एज इट इज इंटीजर के लिए हम प्लस आसानी से कर सकते हैं, 2+3 हम आसानी से कर सकते हैं। अगर मैं C1 और C2 जो वेरिएबल्स हैं इनको इंटीजर वेरिएबल्स लिखती हूँ तो हम इसको C1 C3 = C1 + C2 आसानी से लिख सकते हैं। C1 C2 C3 अगर तीन इंटीजर वेरिएबल्स हैं तो C3 = C1 + C2 हम आसानी से लिख सकते हैं। बट अगर ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स हैं, ये C1 C2 C3, ये जो हमारा क्लास है उसके ऑब्जेक्ट्स हैं, C1 C2 C3 क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं, इंस्टेंस ऑफ द क्लास है। तो अगर हमको ये प्लस ऑपरेटर इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अप्लाई करना है तो हमको इस प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करना पड़ेगा। तो ओवरलोड करने का तरीका क्या है, हमने रिटर्न टाइप कॉम्प्लेक्स लिखा, यहाँ ऑपरेटर कीवर्ड लिखा, यहाँ प्लस ऑपरेटर लगाया, उसके बाद पैरामीटर में हमने क्या पास किया, कॉम्प्लेक्स। सो कॉम्प्लेक्स इज द क्लास नेम। तो ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर हमने पास किया है। वी हैव सीन दिस कंसेप्ट इन द कंस्ट्रक्टर ऑल्सो। कंस्ट्रक्टर में भी हमने ये कंसेप्ट देखा है कि ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर हम पास कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर में भी, फंक्शन में भी, नॉर्मल फंक्शन में भी ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर हम पास कर सकते हैं। तो हम जो ये ओवरलोडेड प्लस ऑपरेटर लिख रहे हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग की डेफिनेशन लिख रहे हैं, यहाँ पर भी हम जो है ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर पास कर सकते हैं। अब ये किस तरह से पास होता है और किस तरह से वर्क होता है ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर, तो जो एक्सप्लिसिटली एज अ पैरामीटर पास हुआ है ये सी, तो सी के अंदर हमने दो क्लास जो है, इस क्लास डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। क्लास के अंदर हमने कैसे लिखी है, कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन क्या है, क्लास कॉम्प्लेक्स, पूरा नाम लिखना है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यहाँ पर पूरा नाम लिखा, यहाँ पर दो इंटीजर वेरिएबल लिखे, इंट एक्स और दूसरा इंट वाई।
ये 2 वेरिएबल्स है इस क्लास के अंदर, बाकी फंक्शंस भी हैं। ठीक है, और बाकी डेफिनेशन भी है। तो हमने ये 2 वेरिएबल इंट एक्स और इंट वाई है, तो क्लास के मेंबर्स हुए। तो ये कॉम्प्लेक्स सी जो है वो ऑब्जेक्ट है क्लास का, तो क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए किस तरह से एक्सेस करेंगे, सी डॉट एक्स सी डॉट वाई। ठीक है, तो सी डॉट एक्स मतलब एक्स इज द मतलब एक एक्स वेरिएबल है और एक वाई वेरिएबल है। तो ये एक्स वेरिएबल एक्स के साथ में ऐड हुआ, ये वाई वेरिएबल वाई के साथ में ऐड हुआ, और ये जो पैरामीटर है एक्स और वाई ये इम्प्लिसिटली पास हो रहे हैं। मतलब ये इस तरह, ये स्टेटमेंट का मीनिंग क्या हुआ, सी1 डॉट क्लास सी1 डॉट फंक्शन का नाम एज अ पैरामीटर सी2 ऑब्जेक्ट पास हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक्सप्लिसिटली ये वाला आर्ग्यूमेंट यहाँ पर लेफ्ट साइड का जो प्लस के लेफ्ट साइड में है वो एक्सप्लिसिटली आएगा, और ये राइट साइड में जो है वो इम्प्लिसिटली आएगा। ये वाला जो आर्ग्यूमेंट है वो एज एन इम्प्लिसिटली पास हुआ, और जो ये वाला आर्ग्यूमेंट है वो एज एन एक्सप्लिसिटली यहाँ पर पास हुआ और इसको गया। ठीक है, नाउ जस्ट सी इसको कैसे हमने लिखा है, मैं फिर से बताती हूँ। हम ये दो जो काम कर रहे हैं, ये हम कॉम्प्लेक्स नंबर एक यूजर डिफाइंड वेरिएबल दैट इज क्लास, क्लास का नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्लास जो है वो हमारा ये रिटर्न कर रहा है, जो फंक्शन का डेफिनेशन हम रिटर्न कर रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन रिटर्न कर रहे हैं। और ये ऑपरेटर कीवर्ड है, ये प्लस जो है इस ऑपरेटर को ओवरलोड किया हुआ है, और ये ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर पास किया हुआ है। अब इसकी डेफिनेशन में हमने फिर से एक कॉम्प्लेक्स टेम्प करके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। कॉम्प्लेक्स क्लास है, टेम्प जो है ऑब्जेक्ट हुआ, जो टेम्प ऑब्जेक्ट है उसके मेंबर्स को एक्सेस करेगा। मतलब ये एक्स जो है वो मेंबर कॉम्प्लेक्स क्लास का, उसको अगर टेम्प ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करना है तो टेम्प डॉट एक्स, ये वाई मेंबर को अगर टेम्प को एक्सेस करना है ऑब्जेक्ट को तो टेम्प डॉट वाई। तो टेम्प डॉट एक्स और टेम्प डॉट वाई ये हमारे पास में ये टेम्प डॉट एक्स करने से ये एक्स का मेंबर एक्स के साथ में ऐड करना है और वाई को वाई के साथ में, मतलब ये एक्स वाला जो पार्ट है वो एक्स के साथ में ऐड करने के लिए मैंने एक टेम्पररी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्रिएट किया। क्यों क्रिएट किया, ताकि ये रिटर्न करे कॉम्प्लेक्स टाइप वैल्यू। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका डेटा टाइप और इसका डेटा टाइप सेम है, तो ये जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है ये यहाँ पर ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पर ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो एक टेम्पररी कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। तो ये टेम्पररी ऑब्जेक्ट जो है ये इसके मेंबर्स को एक्सेस करेगा एक्स और वाई को। तो टेम्पररी टेम्प डॉट एक्स ये टेम्प डॉट वाई हो गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये जो एक्स सी1 वेरिएबल है और सी1 ऑब्जेक्ट है और ये सी2 ऑब्जेक्ट है, तो सी1 ऑब्जेक्ट में भी एक्स और वाई है, इसकी खुद की कॉपी क्रिएट होगी। सी2 ऑब्जेक्ट है, इसका खुद का एक्स और वाई है, इन दोनों की वैल्यू क्रिएट हो गई वेरिएबल्स। सी3 ऑब्जेक्ट है, ये भी एक सेपरेट ऑब्जेक्ट है, इसकी भी एक्स और वाई वैल्यू आ गई। तो हम ये चाहते हैं कि ये एक्स पार्ट और एक्स पार्ट दोनों ऐड होकर इसके अंदर चला जाए, ये वाई पार्ट और वाई पार्ट दोनों ऐड होकर इसके अंदर चला जाए। तो हमने इसके लिए प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड किया है। जब प्लस ऑपरेटर ओवरलोड किया तो फंक्शन कॉल होगा प्लस वाला। किस तरह से कॉल होगा, यहाँ पर C1 प्लस C2 लिखा हुआ है, तो जो प्लस साइन के लेफ्ट साइड में जो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है वो ऑब्जेक्ट इम्प्लिसिटली पास होगा। ये ऑब्जेक्ट इम्प्लिसिटली पास हुआ, इम्प्लिसिटली मतलब इसका ऑब्जेक्ट नेम C1 डॉट नहीं होगा यहाँ पर। यहाँ पर देखो एक्स और वाई प्लेन है, ये डायरेक्ट पास हो गया इम्प्लिसिटली। जबकि प्लस साइन के राइट साइड में जो ऑब्जेक्ट लिखा है C2, ये C2 एज अ पैरामीटर यहाँ पर गया। तो कॉम्प्लेक्स सी जो क्रिएट किया है, तो C2 की वैल्यू किसके अंदर चलेगी, सी के अंदर चलेगी, और ये सी की वैल्यू किसके अंदर चलेगी, इस एक्स और एक्स वाई में। तो मतलब C2 डॉट एक्स की वैल्यू किसके अंदर चलेगी, सी डॉट एक्स के अंदर, और सी डॉट एक्स यहाँ पर यूज हो रहा है। फिर यहाँ पर C2 डॉट वाई की जो वैल्यू है वो एक्सप्लिसिटली चलेगी सी के थ्रू, और यहाँ सी डॉट वाई आ गया। सिमिलरली जो प्लस साइन है इसके लेफ्ट साइड में जो लिखा हुआ है C1 ऑब्जेक्ट, इस C1 ऑब्जेक्ट C1 डॉट एक्स की वैल्यू इम्प्लिसिटली चलेगी, यहाँ एक्स के अंदर कौन सी वैल्यू आ गई 2.50, ये वाई वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर ऑटोमेटिकली वाई वैल्यू 3.5 आ गई, ये इम्प्लिसिटली चलेगी, यहाँ ऑब्जेक्ट का नाम नहीं इस्तेमाल किया है। तो प्लस साइन के जो लेफ्ट साइड में है वो सिर्फ एक ही प्लस साइन के जो लेफ्ट साइड में है वो अपने आप ले लिया इसने, और प्लस साइन के राइट साइड में है वो एज एन ऑब्जेक्ट एक्सप्लिसिटली पास हुआ। इसका मतलब ये स्टेटमेंट का मीनिंग ऐसा हुआ, C1 डॉट हम ऐसे कॉल करते हैं ना, ऑब्जेक्ट नेम डॉट फंक्शन नेम, फंक्शन का नाम, ऑब्जेक्ट नेम डॉट फंक्शन का नाम और पैरामीटर, पैरामीटर में हमने C2 लिखा, ये मीनिंग हुआ इसका। ये C1 प्लस C2 का मीनिंग क्या हुआ, C1 डॉट प्लस विद इन ब्रैकेट C2, मतलब ये हो गया हमारा D डॉट डिस्प्ले विद इन ब्रैकेट आर्ग्यूमेंट।
ये जो फंक्शन है वो कैसे कॉल करते हैं, ऑब्जेक्ट नेम डॉट ऑपरेटर, फंक्शन का नाम और उसके बाद में एज अ पैरामीटर, ये एज अ पैरामीटर पास हुआ, तो हम इस स्टेटमेंट को इस तरह से लिखेंगे C1 प्लस C2। तो जो C1 है ये अपने आप इम्प्लिसिटली जो वैल्यू है इसके अंदर C1 C2 की, तो ये वैल्यू अपने आप ले लेगा। राइट साइड की वैल्यू एज एक्सप्लिसिटली पास होगी एज अ पैरामीटर, ये वैल्यू इसके अंदर यूज है। तो यहाँ पर हमने ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्यों लिखा, ताकि टेम्पररी जो एडिशन है एक्स को एक्स के साथ में ऐड करके टेम्पररी कॉम्प्लेक्स नंबर के डॉट एक्स पार्ट में स्टोर किया, y की वैल्यू को y के साथ में ऐड किया और टेम्पररी इस y के अंदर स्टोर किया। जो टेम्प कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें x और y की वैल्यू आ गई। सो टेम्प वेरिएबल, टेम्प जो क्लास है उसका कॉम्प्लेक्स जो क्लास है उसका टेम्प जो है वो ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर x और y जो मेंबर्स है वो टेम्प डॉट एक्स टेम्प डॉट वाई से एक्सेस हो गए। जब ये कैलकुलेशन हो गया, जब ये रिटर्न करेगा कॉम्प्लेक्स, तो रिटर्न कॉम्प्लेक्स करेगा मतलब पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर रिटर्न करेगा, एक्स और वाई दोनों वैल्यू पूरी की पूरी रिटर्न हो जाएगी। तो जब ये यहाँ पर रिटर्न होगी तो ये यहाँ पर इसके अंदर आ जाएगी वैल्यू, ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है, ये वैल्यू इसके अंदर आ गई, ये देखो ये वाली वैल्यू इसके अंदर दिखा रही है, ये रिटर्न आ गई वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज इसके अंदर रिटर्न आ गई। ये टेम्प एक्स और टेम्प वाई है, ये स्टोर हो गई टेम्पररी के अंदर, इसने वैल्यू रिटर्न किया, ये टेम्प रिटर्न किया, ये रिटर्न टाइप कॉम्प्लेक्स है तो ये वैल्यू टेम्प जो है वो रिटर्न होगी, इसको दे दिया तो C3 के अंदर क्या आ गई, टेम्प की पूरी वैल्यू आ गई। तो टेम्प डॉट एक्स की जो वैल्यू है वो यहाँ पर C3 डॉट एक्स में आ गई, टेम्प डॉट वाई की जो वैल्यू है वो C3 डॉट वाई के अंदर आ गई। तो इस तरह से ये एग्जीक्यूट होगा। ओके